गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास का दूसरा पार्ट भारत में राष्ट्रवाद आपको कराएंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद किया था, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय होने लगा था। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के पश्चात राज्यों का उदय हुआ था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी थी। यूरोप में राष्ट्रवाद के पश्चात लोगों में अपने बारे में जो समझ थी वो बदलने लगी थी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई थी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। क्या था? लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा था। इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति लगाव का भाव पैदा होना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के समय नए प्रतीकों, चिन्हों, गीतों, विचारों आदि का प्रयोग किया गया था। अब भारत में राष्ट्रवाद ने इन्हीं चिन्हों, नए गीतों और नए विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। अधिकतर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण बहुत लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए हम देखेंगे कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह से पैदा हुई, मतलब भारत में यह चेतना किस तरह से पैदा हुई। अब करेंगे दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद थे, उसी तरह से भारत की जो परिघटना है वो भी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अब आप कहेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है? देखिए, उपनिवेश होता है जो शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र द्वारा पिछड़े राष्ट्रों के लोगों पर नियंत्रण व शासन करना उपनिवेशवाद कहलाता है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली देश के लोगों का पिछड़े राष्ट्र में जाकर बसना, उसके वो क्षेत्र पर कब्जा कर लेना और वहाँ पर शासन करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे कोई एक शक्तिशाली देश है, मान लीजिए कि ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश है और वह भारत में अपने किसी शक्तिशाली लोगों को, उच्च लोगों को भेजकर भारत में छोटी छोटी जो है कॉलोनियाँ बनवा देता है और उन पर जो है वो उस उच्च व्यक्ति का अधिकार होता है, वो वहाँ पर शासन करता है। जैसा कि भारत में हुआ है, 200 वर्षों तक ब्रिटेन का ही यहाँ पर अधिकार रहा है। जो भी कानून बने हैं उनके द्वारा ही बनाए गए थे। तो ये होता है आपका उपनिवेशवाद, जिसमें क्या होता है, कोई भी राष्ट्र पिछड़े हुए राष्ट्र में कॉलोनी की स्थापना केवल इसलिए करता है ताकि वह वहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण कर सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर अपने देश में भेज सके। तो उपनिवेशवाद का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उपनिवेश के बाद क्या था? वो शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान अपनी आपसी मतलब एकता को पहचानने लगे थे कि उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों पर एक दूसरे से बांध दिया था। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। बहुत सारे टकराव के बिंदु भी इसमें निहित थे। बच्चों, पहले भी आपने राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया है, परंतु इस अध्याय में हम आपको 1920 के दशक से आगे का अध्ययन कराएंगे और इसमें 1920 के बाद का जो समय है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।